Hello everyone. Okay, right now I'm going to start the new lecture of electrostatic. So electrostatic continuation में हम लोग चल ही रहे थे बच्चों. तो जो नया टॉपिक है वो है कुलम्स लॉ. आज हम लोग कुलम्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो देखिए बच्चों लोग कुलम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन यहाँ पर करते हैं ना. ठीक है, थोड़ा बेसिक बातें ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिफिकेशन, मेथड ऑफ चार्जिंग, है ना. ठीक है, मटेरियल्स का नेचर, ये सब डिस्कशन हो चुका है. तो आज हम लोग कुलम्स लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम तो वैसे है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कुलम्स लॉ. क्या नाम है बच्चों? कुलम्स लॉ. सो कुलम्स लॉ आगे बढ़ाता हूं मैं. देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स. नेचर आप सबको मालूम है बच्चों, प्लस प्लस होगा रिपल्शन, प्लस माइनस होगा अट्रैक्शन. इतना तो हम लोग जानते भी हैं. ये फोर्स की वैल्यू का जो कैलकुलेशन किया था वो कुलम साहब ने किया था ना. तो वैसे अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो बच्चों फोर्स दो तरह के होते हैं. एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा कौन है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. एक कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब मेरे बच्चों ध्यान सुनिएगा, वो फोर्सेस जो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होने के बाद फोर्स करती है उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. जो बिना कांटेक्ट में आए फोर्स करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो द नॉन कांटेक्ट फोर्स. कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट फोर्स होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है बच्चों. फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है. नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है. टेंशन फोर्सेस कांटेक्ट फोर्स है. और नॉन कांटेक्ट में जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और मैग्नेटिक फोर्स हो गया और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया ना. ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्स है बच्चा लोग. ये कौन से फोर्स है? नॉन कांटेक्ट. देखो, एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को खींच रहे हैं जबकि इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है. इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है. देखो, ये पास आ रहे हैं बिना बिना किसी ध्यान रहे, बिना बिना किसी कांटेक्ट के ये पास आ रहे हैं. इसका मतलब ये चार्ज को हम, सॉरी, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बोलते हैं बच्चों, इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स. ऑब्वियस सी बात है. ये है हमारे महान साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं. फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम. देखिए, ये हमारे महान साइंटिस्ट हैं. इनका नाम है चार्ल्स चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम. जरा पेन ले लूं बच्चों में, है ना. ठीक है, देखिए, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम, इन्होंने लॉ दिया था कि ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है. इसके ऊपर लॉ लिखा था और उसी लॉ को अपने ही नाम पर लिख दिया, कुलम्स लॉ. उसे क्या लिखा बच्चों? अपने नाम पर लिखा, कुलम्स लॉ, ऐसा ना. देखिए, नेक्स्ट क्या मेरे बच्चा लोग, कुलम फोर्स कितना होता है? कुलम फोर्स, कुलम फोर्स कहता क्या है? ये कहता है, इट इज स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, आप इसको फोर्स ऑफ इंटरैक्शन भी कह सकते हैं ना, बिटवीन टू पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट is directly proportional to the product of, directly from the product of their magnitude of their charges. तो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके बीच में जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. और वो जो फोर्स है वो फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है. वो फोर्स दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होता है. जैसा यहां पर एक दिखाया गया है कि अगर दो चार्जेस Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होगा एंड 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है. उन दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखें बच्चों तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², ये होगा हमारा फोर्स का वैल्यू. और यहां पर हमने एक कांस्टेंट k यूज किया है, इसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, या इसी को कूलम्स कांस्टेंट. कैपिटल K लिखा हो बच्चों, वो स्मॉल k रहेगा ना. सो इसे हम लोग बोलते हैं कूलम कांस्टेंट. और इस k की वैल्यू होती है 1/4πε0. किसने की वैल्यू होती है? 1/4πε0. अब बात आता है कि आखिर ये ε0 होता क्या चीज है ना, इसके बारे में भी डिस्कशन करना पड़ेगा. देखिए, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको बच्चों.
क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ओके देखिए ये फोर्स का वैल्यू हो गया, के की वैल्यू यहां डाल देंगे तो ये आया हमारा फोर्स का वैल्यू, दिस इज इक्वल टू आवर फोर्स ना। हियर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या एयर, एयर की परमिटिविटी होती है या उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस। परमिटिविटी बोले तो गिविंग द परमिशन टू पास द इलेक्ट्रिक लाइंस थ्रू द मीडियम, या कह लो किसी मीडियम में कितना आसानी से कोई चार्ज फ्लो करता है, वो जो आसानी जो एबिलिटी होती है उसी को हम परमिटिविटी का नाम देते हैं ना। अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें तो देखो वी गेट दिस आंसर, ये ऐसा कुछ आएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। फिर इसे किसी चार्ज की वैल्यू रख के कैलकुलेट की गई तो इसकी वैल्यू आई थी कितनी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर यूनिट का बात करें बच्चों तो यूनिट होता है इसका न्यूटन, ध्यान रहे, सॉरी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट, मतलब कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके तो हमने ये लिख दिया यूनिट। वैल्यू ऑफ के, के बोले तो वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसी को के बोलते हैं। इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है बच्चों, वैल्यू ऑफ के इज, वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10⁻9। क्या होता है इसकी वैल्यू? 9 इंटू 10⁻9। क्या होता है इसकी वैल्यू? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। कुछ चीजें और जान लेते हैं बच्चों। वी नो दैट द फोर्स रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमको मालूम है कि फोर्स में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर फॉर्म में अब हम कूलम्स पढ़ेंगे ना। कूलम्स लॉ को किस फॉर्मेट में पढ़ने जा रहे हैं? वेक्टर फॉर्मेट में। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। वेक्टर फॉर्म में कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है, दोनों आपस में r डिस्टेंस पे है बच्चों, जैसा हमने दिखाया। ये इसको फोर्स करेगा, देखो इधर भाई, ये इसको रिपल कर रहा, उधर फोर्स करेगा, और वो इसको इधर फोर्स करेगा, और वो इसको उधर फोर्स करेगा। इस फोर्स का नाम रखा कि 1 पर 2 ने फोर्स किया, F12। क्या नाम रखा? F12, 1 पर 2 ने फोर्स किया। सिमिलरली अगर हम लोग ध्यान रहे बच्चों, अच्छा F अगर 1 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ऐसा लिखा, फोर्स ऑन 1 बाई 2, इसकी वैल्यू लिखें, वैल्यू तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमने लिख दिया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर हम, ये तो हमारा वैल्यू हो गया, लेकिन अगर आपको देखिए ना, लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो अब हमें ध्यान रहे ये वाला डायरेक्शन देना पड़ेगा। देखो एक तो वाले, देखो हमने कहा बच्चों फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बाई 2, इस 1 पे 2 ने लगाया, इधर इधर इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान रहे 2 से 1 की तरफ ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर का कैप लगा देते हैं, या कह लो वेक्टर लिख, क्योंकि r³ नीचे लिखा है, तो ये देखा r21 वेक्टर है, तो डायरेक्शन r21 लिख लिया यहाँ पर। बस सिंपल, कुछ मत करिए, फोर्स लिखिए, बस डायरेक्शन दे दीजिए, फोर्स लिखिए डायरेक्शन। मतलब सर क्यूब क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ आर वेक्टर है। अगर आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, अगर आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रहे। अब हम लोग सेम जैसे वहां किया वैसे इस पर कर लेते हैं। इस पर बात करेंगे तो इधर वाला फोर्स, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा बच्चों। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज ध्यान है सेम रिजल्ट। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो इधर वाला वेक्टर होगा r12, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा r12। तो यहाँ देखिए, अगर स्क्वायर होता तो यहाँ कैप होता, अगर ये क्यूब है तो यहाँ वेक्टर लिखेंगे। तो ये दो वेक्टर हो गए हमारे, दोनों समझ में आ गया होगा सबको, आई थिंक सो। लेकिन अब चीज और देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, एक तो पहले ध्यान से फिर से देख लीजिए इसको, है ना। देखिए ये रहा हमारा ये फोर्स और ये फोर्स, ध्यान दीजिए, एक फोर्स एक वेक्टर उधर, एक वेक्टर इधर है, ये फोकस करना है, एक उधर एक इधर। इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल तो है वैल्यू वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या है बेटा? अपोजिट है। देख लीजिए, दिखाई दे रहा होगा। और ये दोनों वेक्टर अपोजिट है तो माइनस साइन हम लोग यूज कर सकते हैं इनमें। तो माइनस साइन अगर यूज करेंगे तो ये दोनों फोर्सेस, ध्यान रहे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? अपोजिट हो जाएंगे। तो कुल मिला के हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि जो फोर्सेस होते हैं F21 और F12, वो आपस में क्या होते हैं? बोलिए, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। F21 और F12 अपोजिट होते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ, मतलब एक चार्ज दूसरे को जितना फोर्स करेगा दूसरा भी उसको उतना ही फोर्स करेगा, लेकिन अपोजिट में फोर्स करेगा। ये वेक्टर फॉर्म से पता चलता है। वेक्टर फॉर्म जब भी लिखना हो एकदम परेशान मत हुए, K Q1 Q2 लिख लीजिए, जिधर फोर्स आ रहा है उसका यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, देन यू गेट द वेक्टर फॉर्म। इज इट क्लियर?
वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन एज ये देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल्स होते हैं बच्चों दोनों केस में, और बस डायरेक्शंस के बारे में अगर बात करें तो अलग अलग होते हैं ना। कूलम फोर्स इज ट्रू फॉर द, कूलम फोर्स किसके लिए वैलिड होता है बच्चों? बोलिए मूविंग चार्ज के लिए, स्टैटिक चार्ज के लिए, या दोनों के लिए? आंसर आता है स्टैटिक चार्ज। कूलम फोर्स किसके लिए वैलिड है? स्टैटिक चार्ज। किसके लिए? स्टैटिक चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वहां पर। क्यों बच्चों? डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो द कंडीशन दैट शुड सेटिस्फाई बाय द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है? इट इज ओनली ट्रू फॉर द स्टैटिक चार्जेस, ये तो सही है। इट्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस, कंसीडर द पॉइंट चार्जेस, ओके ये भी सही है। इट इज ट्रू फॉर द मूविंग चार्जेस, गलत है। बोथ ए एंड बी गलत, हाँ डी, डी इज द करेक्ट वन, डी इज द करेक्ट, दोनों क्योंकि दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं यहाँ पर, डी इज द करेक्ट वन। ओके बच्चों हम लोग देखिए बच्चा लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, कूलम्स लॉ के एक बार जरूर देख लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ाया एक बार और ध्यान से देखिएगा, वेक्टर फॉर्म को जरूर अच्छे से समझिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके थैंक यू, थैंक यू।